बहुत जबरदस्त गर्मी है। बहुत जबरदस्त गर्मी है। व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी टोमाहॉक मिसाइलों को यूक्रेन के हाथों से दूर रखने के लिए हर संभव कोशिश की। उसे पता था कि अगर कीव को इतनी दूर तक मार करने वाली मिसाइलें मिल गईं तो उसकी सबसे अहम और सीक्रेट मिसाइल फैक्ट्रियां निशाने पर आ जाएंगी। पश्चिम को रोकने की बौखलाहट में उसने एक भयंकर चूक कर दी और भूल गया कि यूक्रेन अपनी मिसाइलें खुद बना सकता है। कल रात क्रेमलिन का सबसे बुरा सपना सच हो गया। यूक्रेन ने एक खतरनाक नई घरेलू मिसाइल छोड़ी जो लगभग 1000 मील तक गई और रूस की अभेद्य वायु रक्षा प्रणाली को पूरी तरह पार कर गई। जिस फैक्ट्री की पुतिन रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे उस पर हुए सटीक हमले ने रूसी सेना को हिलाकर रख दिया और वॉर ब्लॉगर्स रडार में मौजूद बड़े ब्लाइंड स्पॉट्स पर चीखने चिल्लाने लगे। लेकिन समस्या सुलझाने के बजाय क्रेमलिन अपने लोगों को गुमराह कर रहा है। पुतिन सेना के मुख्य संचार ऐप पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इससे रूसी सरकारी टीवी पर जबरदस्त गृह युद्ध छिड़ गया है। रूस बिखर रहा है और पुतिन के पास इसका एकमात्र समाधान है और अधिक सेंसरशिप। ये है पूरी कहानी। पिछली रात यूक्रेन ने दक्षिणी रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला किया। इस युद्ध में इस हमले से बहुत भारी चौंकाने वाला नुकसान हुआ। रूसी पर्यवेक्षक हैरान थे। देखिए, यूक्रेनी ड्रोन आमतौर पर इतनी दूर तक नहीं जाते और वे आमतौर पर इतनी ताकतवर मारक क्षमता के साथ नहीं आते। उसी समय किसी ने रहस्यमय संदेश पोस्ट किया जो रूसियों को पसंद नहीं आया। यह डेनिस स्किलरमैन है। उन्होंने कहा, यह बिना संदर्भ का छोटा वीडियो है, बाद में संदर्भ देंगे। यह इतना जरूरी क्यों है? देखिए, वह कोई आम आदमी नहीं है। वह फायरपॉइंट नामक कंपनी के मालिक हैं। वही कंपनी जो यूक्रेन के फ्लेमिंगो मिसाइल बनाती है। वे मिसाइलें जिनकी रेंज ज़्यादा है, वो टॉमहॉक कर सकते हैं। उनका पोस्ट किया वीडियो देखिए। यह बताता है कि यूक्रेनी ड्रोन इतनी दूर कैसे जाते हैं। 1400 किलोमीटर से भी ज़्यादा, लगभग 900 मील। यह आम बात नहीं है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे असल में ड्रोन थे ही नहीं, वे फ्लेमिंगो मिसाइलें थीं। असल में यह पहली बार है जब यूक्रेन अपने खुद के देश में बने मिसाइलों से इतनी अंदर तक हमला कर पाया है। और लक्ष्य, यही बात इसे पुतिन के लिए घातक बनाती है। फ्लेमिंगो मिसाइल ने वोटिंस्क मशीन बिल्डिंग प्लांट को निशाना बनाया। नाम थोड़ा भ्रामक है। यह असल में मशीनें नहीं बनाता, यह मिसाइलें बनाता है। यह एक सरकारी स्वामित्व वाली रणनीतिक रक्षा फैक्ट्री है। रूस की प्रमुख मिसाइल फैक्ट्रियों में से एक है जो शॉर्ट रेंज इस्कंदर एम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें और नई ओरेचनिक आईसीबीएम बनाती है। यही कारण है कि पुतिन नहीं चाहते थे कि यूक्रेन को टॉमहॉक मिले, लेकिन यूक्रेन को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। पास में रहने वाले एक रूसी नागरिक ने हमला रिकॉर्ड किया। उनके हैरान रिएक्शन सुनिए। ये बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये बहुत जोरदार है। ये बहुत जोरदार है। Где? По звуку. Еще где-то выпал. यूक्रेन ने दिखा दिया कि वे बिना अमेरिकी मिसाइलों के भी रूस में कहीं भी हमला कर सकते हैं। अब सवाल है, यूक्रेन ने ये मिसाइलें कैसे पहुंचाईं? क्या रूसी हवाई क्षेत्र से? रक्षा प्रणाली इसी वजह से होती है। तो फिर क्या हुआ? देखिए, इसका पूरा जवाब शायद मेरी समझ से बाहर है। मैं कोई सैन्य विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन एक बात जो मैंने ऑनलाइन रिपोर्टिंग से देखी वो ये है कि कुछ मिसाइलें वाकई में उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल रही थीं। मिसाइलों के लिए ये आम है, लेकिन यूक्रेनी मिसाइलें पूरी घरेलू तकनीक से ऐसा कर सकती हैं, ये काबिल ए तारीफ है।
और असल में ये एक बहुत बड़ा फायदा है जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल चूंकि इन मिसाइलों ने रास्ता बदला था, इसका मतलब ये है कि मिसाइलों ने 1400 किलोमीटर दूर के लक्ष्य को मारने के लिए लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी तय की। अतिरिक्त दूरी ने वास्तव में उन्हें वायु रक्षा प्रणालियों से बचने में मदद की। इसका मतलब ये नहीं कि रूसी वायु रक्षा प्रणालियां सफल नहीं थीं। वे कुछ मिसाइलें गिरा सकीं, लेकिन सभी नहीं। शायद यूक्रेनियन कुछ मिसाइलों का इस्तेमाल डिकॉयस की तरह कर रहे थे, या शायद उन्होंने एक ही लक्ष्य पर कई मिसाइलें दागीं ताकि कुछ मिसाइलें लक्ष्य तक पहुंच सकें। जैसा मैंने कहा, मुझे पूरी रणनीति नहीं पता और मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन बताएगा कि वे रूसी वायु रक्षा को कैसे चकमा देते हैं। लेकिन जो भी है, ये काम कर रहा है तो अब तालियां बजाना न भूलें। जब से यूक्रेन ने फ्लेमिंगो को दुनिया के सामने पेश किया है, तब से यही सपना था। उन्होंने रेंज और उत्पादन को लेकर बड़े वादे किए थे और पिछली रात उन्होंने उन वादों को पूरा करना शुरू कर दिया। अब सब कुछ सकारात्मक नहीं है, अभी भी एक बड़ी समस्या है और यूक्रेन का जिक्र करना जरूरी है। जब उन्होंने इस मिसाइल की घोषणा की थी तो उम्मीद थी कि वे अब तक जितने फ्लेमिंगो बना पाए हैं उससे कहीं ज्यादा बनाएंगे। उत्पादन क्षमता उनकी महत्वाकांक्षा या घोषणाओं के अनुसार नहीं है। इसकी एक वजह यह है कि रूस भी यूक्रेनी फैक्ट्रियों पर हमले कर रहा है, लेकिन अगर यूक्रेन ऐसे हमले जारी रखकर उत्पादन बढ़ा सकता है तो यह बातचीत के पूरे समीकरण को बदल देता है। इन मिसाइलों के अलावा यूक्रेनी ड्रोन अभी भी बेहद शक्तिशाली हैं, क्योंकि पिछली रात ही उन्होंने कई रूसी फैक्ट्रियों को नष्ट कर दिया जो ड्रोन की पहुंच में थीं। अन्य लक्ष्यों से पहले मैं दिखाना चाहता हूं कि रूसी युद्ध ब्लॉगर्स फ्लेमिंगो मिसाइलों से फैक्ट्रियां नष्ट होने, वायु रक्षा विफल होने पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उन्होंने क्या संदेश जारी किया। यह जो भी था हमारे देश के ऊपर 1400 किलोमीटर से भी ज्यादा कैसे उड़ गया, वो भी हमारी सभी संभावित वायु रक्षा जिलों को चकमा देते हुए। यहाँ कैसे कोई आलंकारिक सवाल नहीं है जिसे बस चिंता या हार मानने वाले शब्दों के लिए पूछा गया हो या फिर निर्दोषों को सजा देने के लिए। स्थिति का सही विश्लेषण करने के लिए यह जरूरी है ताकि ऐसा दोबारा न हो। वायु रक्षा प्रणाली में क्या विफल हुआ, कहाँ मजबूती चाहिए और कौन से नए संसाधन तैनात हों। अंत में सबसे डरावना हिस्सा आया। अगर पेलोड परमाणु होता तो क्या होता। अब वे सिर्फ फैक्ट्रियों की चिंता नहीं कर रहे हैं, वे समझ रहे हैं कि यूक्रेन कहीं भी पहुंच सकता है और रूसी वायु रक्षा वास्तव में रूसियों की रक्षा नहीं कर सकती। अब यूक्रेन कभी भी परमाणु पेलोड का इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार नहीं है। लेकिन यह देखना अच्छा है कि अब रूसियों को इसकी चिंता हो रही है। रूसियों के पास इस नुकसान को समझने का मौका भी नहीं था कि यूक्रेन पहले ही अगली फैक्ट्रियों की ओर बढ़ चुका था, इस बार फ्लेमिंगो के साथ नहीं बल्कि ड्रोन के साथ। फिर भी नतीजा लगभग वही रहा। इस हमले को कवर करने से पहले मैं आपको कल मिला एक दिलचस्प संदेश दिखाना चाहता हूं। कुछ लोगों ने कल कमेंट्स में साझा किया कि वे अपनी फीड में हमारे वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, जबकि वे नीचे दिए गए लाइक बटन को लगातार दबाते रहते हैं। तो इसी वजह से अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि इससे एल्गोरिदम को हमारे नए वीडियो आपको दिखाने में वाकई मदद मिलती है। अब बात करते हैं उस फैक्ट्री की जिसे यूक्रेन ने नष्ट किया। यूक्रेन ने सरांस्क में इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री पर हमला किया जो बॉर्डर से करीब 700 किमी दूर है। यह रूस की इलेक्ट्रो फैक्ट्री है, मैं उसका नाम नहीं बोल सकता, जो डिफेंस इंडस्ट्री को सप्लाई करती है। यह कंपनी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, रेक्टिफायर्स, इन्वर्टर्स और वो खास उपकरण बनाती है जिसकी सेना को जरूरत होती है। और सोचिए, रूसी सेना इनकी सबसे बड़ी ग्राहक है। अब देखिए यूक्रेनी ड्रोन के दौरे के बाद का नतीजा, जरा देखिए। फिर यूक्रेन ने रूस के समारा में नेफ्टग्रोस गैस प्रोसेसिंग प्लांट पर हमला किया। 5 टैंक जल रहे थे, हर जगह धमाके हो रहे थे और आग की लपटों ने पास के प्रोसेसिंग प्लांट को घेर लिया।
ये रहा हमला। मैं आपको सब कुछ नहीं दिखा सकता क्योंकि कुछ लोग घायल हो गए थे। सौभाग्य से रूसी मीडिया से पता चला कि कोई नहीं मरा और घायल लोग अस्पताल में हैं। यूक्रेनी सेना ने वीडियो जारी कर दिखाया कि F-2 ड्रोन से 3 रूसी टोर मिसाइल सिस्टम नष्ट किए। अब यह निश्चित रूप से एक बड़ा झटका था क्योंकि इनमें से हर एक सिस्टम की कीमत लगभग 75 मिलियन है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये सिस्टम नष्ट हो जाते हैं तो वे रूसी एयर डिफेंस नेटवर्क में छेद बना देते हैं और उन छेदों का यूक्रेन फ़ायदा उठा सकता है आगे चलकर और अधिक फैक्ट्रियों, रिफाइनरियों और अन्य लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए। यही तरीका है जिससे आप अपनी सफलताओं को बढ़ाते हैं। हर एयर डिफेंस सिस्टम के नष्ट होने से अगला हमला और आसान व असरदार होता है। अब मैं रूस के अंदर हो रही एक और बात पर ध्यान देना चाहता हूं, जो पुतिन के लिए बड़ी परेशानी बन गई है और हमारी चर्चा से जुड़ी है। रूस टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगा रहा है। रूसियों को अभी भी इस ऐप को एक्सेस करने में दिक्कत है, जबकि वे टेलीग्राम से बातचीत और खबरें पाना पसंद करते हैं। इसलिए वे क्रेमलिन के फैसले के समर्थक नहीं हैं। इस प्रतिबंध को सही ठहराने के लिए पुतिन ने एफएसबी से सार्वजनिक पत्र जारी करने को कहा है, जिसमें बताया जाए कि टेलीग्राम क्यों खतरनाक है। दलील काफ़ी सीधी है। एफएसबी का कहना है कि यूक्रेन टेलीग्राम पर पोस्ट की गई जानकारी तक पहुंच सकता है और उसे रूसी सेना के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इस तर्क की समस्या यह है कि क्रेमलिन खुद टेलीग्राम इस्तेमाल करता रहेगा, लेकिन रूसी नागरिकों को इसकी अनुमति नहीं है। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि क्रेमलिन को टेलीग्राम इस्तेमाल करने में परेशानी नहीं है। देखिए, क्या टेलीग्राम पर आधिकारिक क्रेमलिन चैनल चलाने में कोई दिक्कत है जबकि मैसेंजर पर पाबंदी है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा चैनल मैक्स और टेलीग्राम दोनों पर है। ये बहुत खराब है। क्या आप इसे मैनेज करने को VPN या प्रॉक्सी यूज करते हैं? मेरे लिए वीडियो लोड नहीं होते आपके पास, तो ये क्रेमलिन में है। कोई ना कहीं आप समझ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। हमारे कई हमवतन विदेशों में हैं। कई विदेशी राष्ट्रपति के एजेंडा में रुचि रखते हैं और हमारा भी यही हित है कि वो एजेंडा उन तक पहुंचे। ये बहुत घटिया है। क्या आपके पास अंग्रेजी चैनल है? बिल्कुल। तो टेलीग्राम नागरिकों के लिए खतरनाक है पर सरकार के लिए सुरक्षित। ये तर्क सही नहीं लगता। पेस्कोव के लिए यह स्थिति खराब है क्योंकि रूसी लोग पहले से ही उससे नाराज हैं। जब टेलीग्राम पहली बार बंद हुआ, कई रूसी लोगों ने पूछा कि हमारे सैनिक इस बैन से कैसे निपटेंगे, और उनसे यही सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि रूसी सैनिक फ्रंट लाइन पर संवाद के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये या तो अज्ञानता है या फिर झूठ, क्योंकि वे हर चीज़ में टेलीग्राम का उपयोग करते हैं। समन्वय, लक्ष्य निर्धारण, लॉजिस्टिक्स, ये सब फ्रंटलाइन ऑपरेशंस के लिए जरूरी है। और यही वजह है कि जब पेस्कोव ने यह बात सार्वजनिक रूप से कही तो रूसी सैन्य विश्लेषक बहुत नाराज हो गए और वह गुस्सा अभी भी जारी है। रूसी टीवी पर उनकी प्रतिक्रिया देखें। पेस्कोव का नाम कई बार आता है, सुने। झटका एक अप्रत्याशित दिशा से आया। खैर, ये दिलचस्प है ना? यूक्रेनी पक्ष, हमने देखा कि वे आक्रामक होने की योजना बना रहे थे, देखिए, और फिर भी हमने धीमा करने का फैसला किया। ये कमबख्त टेलीग्राम, क्योंकि जैसा कि किसी ने कहा था, कोई राजनेता या अधिकारी, मैं अब उसे उद्धृत करूंगा। मुझे नहीं लगता कोई कल्पना कर सकता है। चलिए मैं पढ़कर सुनाता हूं, आप टिप्पणी करें। कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता। फ्रंटलाइन का संचार टेलीग्राम या अन्य मैसेंजर से होता है। वो हमारे एक अधिकारी ऐसा नहीं सोचते कि इसे उस तरह से उपलब्ध कराया गया है, लेकिन फिर भी अब बाकी सब, रुको, जरा ठहरो, ये महत्वपूर्ण है, मैं बताऊंगा क्यों। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कल्पना कर सकता है कि अग्रिम पंक्ति का संचार टेलीग्राम या किसी अन्य मैसेंजर के माध्यम से किया जाता है। ऐसी चीज की कल्पना करना मुश्किल और नामुमकिन है। ये बहुत गर्म है, ये बहुत गर्म है। और यही आखिरी वाक्य है। ऐसी चीज की कल्पना करना मुश्किल, नामुमकिन है, जो असल में ये हलचल पैदा करती है।
मुझे माफ कीजिए दोस्तों इंटरनेट पर गंदी भाषा के इस्तेमाल के लिए, क्योंकि उस वाक्य में मुझे नहीं लगता कि कोई कल्पना कर सकता है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। पर रूसी संघ के राष्ट्रपति स्तर पर इसकी कल्पना असंभव है कि गुप्त दस्तावेज टेलीग्राम से भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति और उनके प्रेस सचिव कल्पना नहीं कर सकते कि हमारी सेना में दस्तावेज टेलीग्राम से भेजे जाते हैं। असल में देश के राष्ट्रपति के स्तर पर कहा जाता है कि ऐसी बात की कल्पना करना मुश्किल है।